हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक जो कि बीएलएलबी से रिलेटेड है। भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण के कारण होने वाली जो सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अन्य देशों से भारत क्या सीख सकता है। ठीक है, ये हम लोग के जीएस के मतलब हर क्वेश्चन ही आपको नॉलेजेबल बनाता है सबसे पहले तो, और आपके कंटेंट देता है कि आप अगर ज्यादा कंटेंट आपके दिमाग में होगा तो आप 5 जगह 10 पन्ने का पढ़ के जाते हैं हम लोग, तब 3 पन्ने का लिख पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जनसांख्यिकीय संक्रमण के बारे में लिखना है तो आपको कम से कम इसके बारे में कंटेंट 10 पन्ने का आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप 5 पन्ने का एक लॉन्ग क्वेश्चन डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत सीरियसली मैं कह रहा हूं। अगर आप कंटेंट ही आपके दिमाग में नहीं हो, लोग कहते हैं हम बना के लिख लेंगे, बना के लिख लेंगे। अरे बना के तो तब लिखोगे ना जब तुम्हें कुछ पता होगा, घोड़ा गधा थोड़ी लिखाओगे। ठीक है ना, तो हर कंटेंट को अच्छे समझने के लिए आपको कंटेंट को वास्ट करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जनसांख्यिकीय संक्रमण के रिलेटेड और थोड़े क्वेश्चंस ले आए हैं आज, कि जो भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत या जो सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक क्या है सबसे पहले तो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनसांख्यिकीय संक्रमण के कारण होने वाले होने वाले जनसांख्यिकीय संक्रमण में कारण होने वाले सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जो सामाजिक समस्याएं हैं या तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, और अन्य देशों को भारत से क्या अन्य देश जो है उनसे भारत क्या सीख सकता है। हर चीज मतलब हर बड़े इंसान से हमें कुछ, जो भी कोई इंसान है हम लोग के आसपास, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उसके जो अच्छे कर्म है वो सीखो, बुरे नहीं। अगर वो अच्छा कुछ भी कर रहा है तो उससे सीखो। अगर वो दान दे रहा है किसी बंदे को, सीखो दान देना। अगर वो किसी का दान दे रहा है और घर में 50 गालियां दे रहा है मम्मी को, ये नहीं 50 गालियां तुम भी मम्मी को दोगे आके, वो नहीं सीखना है। जो उसके अच्छी आते हैं वो सीखो, जो बेकार आते हैं इग्नोर करो, अवॉइड जिसे कहते हैं। ठीक है, फिलहाल ध्यान होता रहेगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। पढ़ो भाई, भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो है वो क्या है, निम्नलिखित है। पढ़ते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, लिंग अनुपात, उसके बाद है विवाह की उम्र, उसके बाद है शिक्षा का स्तर, और उसके बाद है सामाजिक मान्यताएं और धार्मिक विश्वास। सामाजिक मान्यताएं और धार्मिक विश्वास। चलो भाई पढ़ते हैं लिंग अनुपात। लड़कों को प्राथमिकता देने के कारण लड़कियों की संख्या कम होने से जन्म दर पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग भैया लड़कों को प्राथमिकता देते हैं उसके कारण क्या है, लड़कियों की संख्या कम होने से जन्म दर पर प्रभाव पड़ता है, जो कि प्रेजेंट टाइम पे बहुत गलत है। अब आज की डेट में लोग लड़कियों को एक्सेप्ट करने लगे हैं। अभी इतना मतलब पहले के टाइम पे लड़कियों की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत खराब थी। ये एक्सेप्ट करने वाली बात है, ये कोई एक्सेप्ट ना करने वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा डीप बात है जो कहने जा रहा हूं, कि पहले लड़कियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। लड़की पैदा होती थी, गर्म दूध में लोग डाल देते थे यार जलने के लिए। कितना 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 क्रूअल होता होगा वो। लेकिन अब लोग, जमाना बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं कि हाँ नहीं, लड़की लड़के के बराबर है, सब टक्कर में है, सब कुछ सेट चल रहा है मामला। अब उस चीज को भाई वो हाइप तो बना दी गई, लॉस तो बन गए, लेकिन उन लॉस का फायदा कैसे उठाना है वो भाई यूज आप लड़कियों से ही सीख लो। अब लड़कों की आप प्राथमिकता कितनी है आप भी देख लो। पापा घर में पूछ ले, आप ही की अगर छोटी बहन हो, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, आप भी देख लेना। आप अगर कोई, आप पे कितनी जिम्मेदारी है, आपकी छोटी बहन पे कितनी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा उसकी जिम्मेदारी नहीं है वो बेकार है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मेरे कहने, कभी भी आप किसी के कहने का गलत मतलब ना निकालो। का सबसे पहली बात, वो जो कह रहा है उसकी गहराई को समझो। हर कोई बकैती एक अलग चीज होती है कि बकैती करने बैठ गए, बकैती अलग चीज, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी दिमाग में लेके चलते रहोगा। कोई बंदा कुछ बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, कुछ ना कुछ वो तो अपने आसपास देख रहा होगा ना, तभी तो वो कोई भी टॉपिक के रिलेटेड बोल रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लड़कों की स्थिति है वो आज की डेट में दयनीय हो गई है लड़कियों से भी, तो इसका मतलब ये नहीं है हवा में बोल रहा, रियलिटी है ये यार। लड़का घर भी संभाल रहा है, अपने पापा को देख रहा है, तो वो लड़की देखती है पापा को, फिर भी बाहर अपने बॉयफ्रेंड से घूम रही है। ठीक है, लड़की स्थिति घर में देख रही है, फिर भी वो प्रेम प्रसंग को फॉलो कर रही है। लड़का अगर प्रेम प्रसंग को फॉलो कर रहा है
तो वो तो लड़का है ही नहीं, बेवकूफ है, उसके घर की स्थिति दयनीय है। अमीर बाप की तो बात ही नहीं कर रहे, अमीर पिताजी के तो बड़े बड़े मित्र हैं हमारे भी, वो भी है मस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज के आते हैं, उन्हें नहीं, उन्हें कुछ करना है लाइफ में, वो अपने एक छोटे से ग्रुप में रहते हैं, उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता, या कम उम्र में अगर धक्का खा चुके हैं, आप मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे, मेरे जैसे मैं क्या आपने सब लोग कम उम्र में, देखो कोई सीधा नहीं है दूध का धुला हुआ, सब अपनी उम्र में उससे गुजर चुके हैं कि लड़कियां कितनी सीधी हैं, कौन कितना अच्छा है, ठीक है। तो इससे आप बिल्कुल हटा दो कि लिंग अनुपात में लड़कों को प्राथमिकता दे देते हैं हम लोग, आज की डेट में बिल्कुल नहीं दी जा रही है, हर जगह लड़कियों को प्राथमिकता दी जा रही है। मैं लड़कियों के लिए बिल्कुल कई लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी भी कई बहनें, मेरा भी सब कुछ है, लेकिन जहाँ पे जो है वो मैं बोलता हूँ, सीधी बात है। मैं किसी के लिए मैं मुंह का कड़ुआ हूँ, ठीक है। तो शुरू हो जाते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग आगे टॉपिक कि जो सबसे पहले लिंग अनुपात के बारे में इसमें जो कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक के हिसाब से कि जो लड़कों की प्राथमिकता देने के कारण, या अगर लड़कों को जो हम लोग प्राथमिकता देना उसके कारण क्या है, जो लड़कियों की संख्या है वो कम होने से जो जन्म दर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो विवाह की उम्र, जो कम उम्र में विवाह हो रहे हैं, यानी कि कम उम्र में विवाह होने के कारण जन्म दर बढ़ती है, मतलब जो अक्सर जो कम उम्र में विवाह हो जाते हैं उससे लोग, भैया भैया आप देख लो कि चूजा अंडे से निकला नहीं, अब आपने उसे दे दिया भैया मस्त रहने, मतलब अब मैं खुल के बोल तो नहीं सकता, लेकिन भैया अब चूजा अंडे में ही है, अंडे से निकला नहीं, दुनिया उसने देखी नहीं, उसे तो मिल गया सब अपना परसा पड़ताया, उसने कोई स्ट्रगल तो करा नहीं किसको पाने के लिए, उनकी तो बारात पहले ही हो गई है, लगा दी उनने 5-6 लड़कों की भैया, 5-6 बच्चों की लाइन, ले बढ़ गई जन्म दर, जन्म दर बढ़ गई, क्या आप करेंगे बच्चे, वो पिताजी तो कमा ही नहीं रहे, उनके पिताजी तो खुद ही मौज ले रहे थे, पिताजी तो तफरी तफरी में 6 हो गए, ठीक है। तो जो कम उम्र में विवाह हो जाते हैं उनसे जन्म दर भी बढ़ती है, ठीक है। शिक्षा का स्तर, महिलाओं की शिक्षा का स्तर जन्म दर को प्रभावित करता है। अगर महिलाओं, हाँ ये मैं कहूंगा कि महिलाओं के शिक्षा का जो स्तर है वो जन्म दर को प्रभावित करता है। कम पढ़ी लिखी महिला होगी, परिवार नियोजन के बारे में कुछ नहीं जानेगी, 10 हो रहे हैं 10 बच्चे हो रहे हैं 15 हो रहे हैं 15, उनको कभी नहीं टोके कि भैया नहीं हम लोग को इतना फैमिली रखनी चाहिए या इतनी फैमिली रखनी चाहिए, या ये अगर ज्यादा फैमिली होगी तो इसके रिसोर्सेज पे कमी आ जाएगी, या उसके रिसोर्सेज, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो पढ़ी लिखी महिला होगी उसे पता होगा परिवार नियोजन कैसे करना है, अपने घर को कैसे लेके चलना है, तो इससे शिक्षा का स्तर जो है, महिलाओं की शिक्षा का जो स्तर है वो जन्म को प्रभावित करता है, नो डाउट, ठीक है। सामाजिक मान्यताएं और जो धार्मिक विश्वास होते हैं, जो बड़े परिवारों को लेकर जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं वो धार्मिक विश्वास भी जन्म दर को प्रभावित करते हैं। जो बड़े परिवार हो गए उनको लेकर जो सामाजिक मान्यताएं या जो समाज में जो मान्यताएं चल रही हैं, और जो धार्मिक विश्वास होते हैं या धर्म के जो विश्वास है वो भी क्या होते हैं, जन्म दर को प्रभावित करते हैं। वो क्या होते हैं, जो बर्थ रेट है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या क्या होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर, आय स्तर, शहरीकरण, रोजगार के अवसर, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं आय के स्तर। उच्च आय स्तर वाले परिवारों में आमतौर पर कम बच्चे होते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही तो उच्च आय स्तर वाले होंगे, दिमाग लगाओ आप। कम आय स्तर वाले लोगों के पास तो काम ही नहीं है, वो करेंगे क्या, घर में बच्चे ही पैदा कर रहे हैं, वो कोई काम धंधा थोड़ी कर रहे हैं। उच्च आय स्तर वाले के पास समय नहीं होता है, वो बेचारा बेडरूम में भी बैठा है, वो अपना लैपटॉप ही यूज कर रहा है, वो अपना ट्रेड ही लगा रहा होता है, उसे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा होता है, या वो अपने बिजनेस के आइडियाज को फॉलो कर रहा होता है, उसे उसे नहीं फर्क पड़ता है। इसलिए वो उच्च आय स्तर वाले परिवार होते हैं, उनमें आमतौर पर बच्चे कम होते हैं, 1-2 बस मैक्सिमम, और उनके दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, कोई कहीं पढ़ रहा है, मस्त से जिंदगी जी रहे हैं अपनी। और इनके यहाँ पप्पू के यहाँ अपने आपके पड़ोस में वहां 10 बच्चे हो गए, आधे का पता नहीं, एक भाग गया, एक एक ये कर रहा है, एक वो कर, कोई फर्क नहीं है, एक थाना कोर्ट कचहरी करवाता रहता, कोई फर्क ही नहीं है। तो उच्च आय स्तर वाले जो परिवार होते हैं उनमें आमतौर पर बच्चे कम होते हैं, ठीक है। शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण के हिसाब से देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कम बच्चे होते हैं, यही बात आपने, फिर मैं यही कह रहा हूँ, शहर में लोग पढ़े लिखे हैं तो उनमें परिवार नियोजन पता है ना कि कम यार कैसा अपना माहौल चल रहा है, कैसा वो चला। गांव में लोगों को नहीं पता, गांव में तो भैया मोर पीपल मोर पावर चलता है, जितने ज्यादा बच्चे, हमारे 4 भाई हैं, हमारे घर में 10 भाई हैं, तो मोर पीपल मोर पावर, ये नहीं पता 10 भाई आपस में बंटवारा कराएंगे, एक ही करनी नहीं मिलेगी 10 में 10 को, 2 होते आधा आधा घर रखते मौज भी काटते हैं, ठीक है। अब एक कमरा कमरुल्ली भी नहीं मिलेगी, तो ये आप सुन लो। तो इतनी लोगों के पास नहीं होती इतनी क्षमता समझने की या सोचने की कि वो क्या करें, ठीक है। तो शहरी जो क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कम बच्चे होते हैं, ठीक। रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर देखे जाए कि किसे कहाँ मिलते हैं ज्यादा, तो रोजगार के अवसर में देखा जाए महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने से जन्म दर कम होती है। अगर महिलाओं में जो रोजगार है
अगर उसके अवसर बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जन दर कम होगी, महिलाएं भी थकी आ रही आएंगी तो वो अपना कमाएंगी, वो अपना खाएंगे, उन्हें पता होगा आगे कैसे जीना या कैसे मैनेज करना। तो अगर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाए तो उससे जन दर भी क्या होगी, कम होती है। ठीक है भाई, ये तो है नो डाउट। स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं? जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जो है शिशु मृत्यु दर कम होती है। अब जैसे कि यार शिशु पैदा होते थे पहले यार, तो कुछ पैदा हुए मर गए तुरंत ही, ठीक है, जबकि बहुत बुरा लगता है कि कोई बच्चा पैदा हो, किसी घर का बच्चा मर जाए। लेकिन पहले अगर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं होती थी तो शिशु पैदा होता तो मर जाता था। अब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई है, बेहतर से बेहतर हो गई, इतनी मशीनें इतना कुछ करके सब कुछ बचा लिया जाता। तो उसके कारण क्या हुआ, शिशु मृत्यु दर कम हो गई, जिससे परिवारों को कम बच्चों को जन्म देने की प्रेरणा मिलती है। जिससे क्या होता है, बच्चों को, जो कम बच्चे हो गए उनको कम बच्चों को जन्म देने की प्रेरणा मिलती है। जिससे क्या करेंगे, वो कम बच्चे जन्म दें। ठीक है, पहले भैया ऐसा हो गया था कि एक बच्चा बेचारा मर गया, वो फिर और बच्चा करे जा रहा है, वो बच्चा मर गया, वो और बच्चा करे जा रहा है, तो इससे कम प्रेरणा मिलती है। जिससे क्या है, शिशु मृत्यु दर जिससे कम हो गई है। ठीक है, सरकारी नीतियां क्या होती हैं, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकारी नीतियों में आता है। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले परिवार नियोजन कार्यक्रमों का जो जन्म दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो परिवार द्वारा जो या वो सॉरी सरकार द्वारा चलाए जाने वाले परिवार नियोजन जो कार्यक्रम होते हैं उसका जन्म दर पर क्या पड़ता है, सीधा सा प्रभाव पड़ता है, नो डाउट। ठीक है, चालू करते हैं। जनसांख्यिकीय संक्रमण के कारण होने वाली सामाजिक समस्याओं का समाधान। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण के कारण जो होने वाली सामाजिक समस्याओं का समाधान है वो कैसे होगा, वो होगा नीचे दिए गए तरीकों से। देख लो भाई, जनसांख्यिकीय संक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं का समाधान निम्नलिखित तरीकों से वो होगा, नीचे दिए तरीके जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, परिवार नियोजन, जागरूकता। ये जो हम लोग के 6 टॉपिक होगा, इनसे क्या होगा, जनसांख्यिकीय संक्रमण के कारण होने वाले सामाजिक समस्याओं का समाधान। शिक्षा, पहला, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, लिंग समानता लाना। सबसे पहले तो अगर महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देंगे, इससे जन्म दर कम होगी और लोग अपने में बिजी रहना चुल्लू चालू कर देंगे, और लिंग समानता लाएंगे तो लोगों को मतलब रोजगार के बराबर अवसर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो शिक्षा पे हम लोग को जोर देना चाहिए, हर चीज में शिक्षा पे जोर देना चाहिए, नो डाउट। कोई भी टॉपिक आप उठा लो, जिसकी आपको शिक्षा नहीं होगी तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको शिक्षा होगी, नॉलेज होगी, वो आप सब कुछ कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। सबसे पहले तो स्वास्थ्य सुविधाएं उसका विस्तार करना आगा के, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। खासकर कहाँ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में, या जो विलेजेस हो गई या जो पिछड़ी जो क्षेत्र होगा उनमें, जो ग्रामीण क्षेत्र होगा उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का सबसे पहले तो विस्तार करना। ठीक है, रोजगार के अवसर पैदा करना, विशेषकर महिलाओं के लिए। भाई तो कह रहा था मैं, जब शिक्षा उच्च होगी तो रोजगार भी उन्हें आराम से मिलेगा, और रोजगार के अवसर पैदा करना ही विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को समस्याएं जो रिलेटेड सोसाइटी में हो रही है उनका समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा को देखा जाए तो सामाजिक सुरक्षा में क्या कह रहा है, तो जो वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, जो वृद्ध हो गए या जो बूढ़े हो गए उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना ही सामाजिक सुरक्षा कहलाती है। परिवार नियोजन करके, तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाना, जिससे क्या होगा, जनसांख्यिकीय संक्रमण के कारण होने वाली सामाजिक समस्याओं का समाधान होगा। और उसके बाद जागरूकता करेंगे। देखो, जागो ग्राहक जागो करते रहो सबके साथ, लोगों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना कि जैसा कि जनसंख्या बढ़ेगी तो यार ना तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिलेगी ना हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगी। ऐसा जो है ना, तो एक बच्चा कर लो यार, ज्यादा बच्चे ना पैदा करो। ठीक है, मजाक कर रहा था, लेकिन लोगों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना ही जनसांख्यिकीय संक्रमण के कारण होने वाली सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, कोई टॉपिक वो नहीं था। अन्य देशों से भारत क्या सीख सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब अगर हम लोग अपने कोई बाहर देश में कुछ बढ़िया कर रहा है तो उससे भारत सीख क्या सकता है। सबसे पहले तो क्या सीख सकता है, चीन, दक्षिण कोरिया और स्वीडन चीन से क्या सीख सकता है, दक्षिण कोरिया और स्वीडन से क्या सीख सकता है, और नीचे भी कुछ है और भी चीजें हैं। चलो पहले इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, चीन से क्या सीख सकता है, चीन ने एक बच्चे वाली नीति के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है। भाई चीन में क्या करा गया था, हर परिवार में एक बच्चा होगा, एक बच्चे वाली नीति के माध्यम से क्या करा था, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर लिया था। ठीक है, हालांकि इस नीति के कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आए, ऐसा नहीं है
कि जनसंख्या नियंत्रित हो गई, उससे परिणाम कुछ सब प्रोज ही प्रोज और कॉन्स, हर चीज के कॉन्स होते हैं, तो इससे क्या कुछ नकारात्मक या निगेटिव इफेक्ट्स भी या निगेटिव जो रिजल्ट्स है वो भी सामने आए। दक्षिण कोरिया में क्या करा गया था? दक्षिण कोरिया ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर देकर जन्म दर को कम किया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया में क्या हुआ, साउथ कोरिया में जो उन्होंने क्या करा, शिक्षा या जो महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट को जोर दिया उस पर, और उससे क्या हो गया, जन्म दर को कम किया। ठीक है, स्वीडन ने बच्चों की देखभाल और माता पिता की छुट्टी जैसी नीतियों के माध्यम से जन्म दर को स्थिर रखा है। स्वीडन ने क्या करा है, सबसे पहले तो बच्चों की देखभाल और माता पिता की छुट्टी जैसी नीतियों के माध्यम से जन्म दर को स्थिर रखा हुआ है, जन्म दर को बराबर मतलब स्टेबल तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, भारत ने इन देशों से निम्नलिखित सीख, भारत क्या कर सकता है, इन देशों से निम्नलिखित क्या सीख सकता है? शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना, लचीली नीतियों का निर्माण करना, सामाजिक सुरक्षा का करना, शहरी नियोजन करना। ठीक है, देख लो भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने से क्या होगा, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना क्या हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने से रिलेटेड है। ठीक है, उससे क्या होगा, भारत में भी ग्रोथ होगी। लचीली नीतियों को बनाना, चीन की जो एक बच्चे वाली नीति की तरह कठोर नीतियों की बजाय लचीली और लोगों की भागीदारी वाली नीतियां बनाए, जिससे लोग उस पर पार्टिसिपेट कर सके और आपकी इम्पैक्टफुल रहे नीतियां। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा देखी जाए तो जो वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, जो वृद्ध हो गए या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की क्या करना, व्यवस्था करना। शहरी नियोजन यानी कि शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने वाली प्रभावी शहरी नियोजन करना। ठीक है, तो शहरीकरण की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए क्या करना, प्रभावी जो शहरी नियोजन करना या प्रभावी शहरी तरीके से नियोजित उसको करके रखना। ठीक है, अब फिर से भैया अपना कानून के छात्र की प्रासंगिकता देनी है हम लोग को, इसके अपने हम लोग के क्या पीओवी हैं। ठीक है भाई, देखो एक कानून के छात्र के रूप में हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या कानूनों का अध्ययन कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करेंगे इससे रिलेटेड, पर्यावरणीय मुद्दों पर शोध करवाएंगे और एनजीओ के साथ काम करेंगे और जागरूकता फैलाएंगे। ये हम लोग 5 काम हम लोग कर सकते हैं अपने स्तर पे। हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या से संबंधित कानूनों का गहन अध्ययन कर सकते हैं अंदर तक। न्यायिक निर्णयों का अध्ययन, आप पर्यावरणीय मुद्दों पर न्यायिक निर्णयों का अध्ययन कर सकते हैं कि बड़े पर जो पर्यावरणीय मुद्दे आए उन पर न्यायिक निर्णय क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों पर शोध करके और नए कानूनों नीतियों के सुझाव दे सकते हैं, उस पर तो शोध करवा सकते हैं और नए कानून और जो नीतियां उनका सुझाव भी दे सकते हैं। एनजीओ के साथ काम करके कर सकते हैं, आप पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जो एनजीओ हैं उनके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। लोगों और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्यावरणीय जो मुद्दे हो गए उनके बारे में क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। आखिरी में ये बोलेंगे कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो ये जो ध्यान रखना है वो महत्वपूर्ण है कि जो जनसांख्यिकीय संक्रमण क्या है, एक जटिल मुद्दा है, एक बहुत ही ज्यादा टफ मुद्दा है और इसका समाधान आसान नहीं है, उसके समाधान है वो आसान नहीं है। इसके लिए सरकार, नागरिक समाज और सभी हितधारकों यानी जो सभी हितधारक है उनका सामूहिक प्रयास आवश्यक है। ठीक है, ये हम लोग का आखिरी में ध्यान रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हम लोग का टॉपिक था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज्यादा को रिलेटेड था पीछे वाले जनसांख्यिकीय संक्रमण से टॉपिक से। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा अगर आपको ना समझ में आया हो, अगर सबसे बड़ा तो मैं हर बार यही कहता हूँ, अगर आपको ना समझ में आया हो आप तुरंत वीडियो पीछे करें, 1.5x स्पीड लगाओ, 3-4 बार रपटा के देख लो, बहुत तेजी में देखो, आपको इतने प्यार समझ में आएगा। फिर आराम से आप स्टोरी अपने दिमाग में बना लो और आराम से आप अपना क्वेश्चन ड्राइव कर दो। लास्ट में अपना जो लॉ फैक्टर है उसको इमर्ज करना मत भूलना। और ये आज का टॉपिक था हम लोग का, उम्मीद करता हूँ ठीक ही लगा होगा आपको। कोशिश तो पूरी रहती है हर बार ठीक लगवाने की। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।